हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीपीओ 2022 के 9 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच एलिमेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इंक्लूडेड। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस पार्ट में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये हमको बताना है फ्रेंड्स। तो पीरियोडिक टेबल को अगर फ्रेंड्स हम देखें तो ऐसा होता है शेप। सेट तो ज़्यादा हो गया। ऐसा होता है, मतलब ये वाला पार्ट एस ब्लॉक, ये वाला पार्ट पी ब्लॉक होता है। ये जो होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इसको कहते हैं डी ब्लॉक। और नीचे जो होता है ये एफ ब्लॉक होता है। ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ फ्रेंड जो होता है सबसे लास्ट में ग्रुप 18 होता है। ग्रुप 18 में फ्रेंड्स ये लास्ट जो कॉलम है ये ग्रुप 18 कॉलम है। इसमें जो है क्या कहते हैं इसको हम फ्रेंड्स आर्गन, इसमें आर्गन रहता है, नियोन रहता है। इसको हम नोबेल गैस इसमें जनरली रहता है। नोबेल फ्रेंड्स, पेन ठीक से काम नहीं कर रहा, 1 मिनट फ्रेंड्स। इसको इनर्ट गैस बोले या फिर नोबेल गैस बोले। ग्रुप 18 में ये रहता है। यहाँ जो होता है फ्रेंड्स 17 होता है, इसके जस्ट साइड में ग्रुप 17 होता है। ग्रुप 17 में ही हमको देखने को मिलता है फ्लोरीन, क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये फ्रेंड्स ग्रुप 17 में फ्रेंड्स ये हमारा हेलोजन ग्रुप आता है। तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हेलोजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा जो है हेलोजन है। क्यों? क्योंकि ये जो है जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा। हेलोजन एक ऐसा मेटल प्लस हेलोजन इक्वल टू क्या होता है, साल्ट। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल जो होता है, फिर से हम अगेन ड्रॉ करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल हुआ, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। एक होता है फ्रेंड्स एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ये तो पता है फ्रेंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट। एक होता है फ्रेंड्स नीचे में होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक मतलब दो पीरियड होता है। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में फ्रेंड्स मतलब दो पीरियड है। तो ऊपर में जो होता है फ्रेंड्स ये अपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लेंथेनम। इसको क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक में, ये एफ ब्लॉक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं लेंथेनम। के बाद स्टार्ट हुआ है तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज फ्रेंड्स। ये इसमें कितना एलिमेंट है, लेंथेनाइड सीरीज में फ्रेंड्स टोटल 15 एलिमेंट्स है। और फ्रेंड्स लेंथेनाइड जो सीरीज जो स्टार्ट होता है फ्रेंड्स ये एटॉमिक नंबर 57 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक ये चलता है, 57 to 71। एक पॉइंट ये था फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो है एफ ब्लॉक में एक और होता है जिसका नाम है एक्टिनाइड सीरीज।
वो भी एफ ब्लॉक में ही रहता है। तो ये नीचे वाला जो फ्रेंड्स पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, 1 मिनट फ्रेंड्स, हम जो है इसको हटा देते हैं, फिर से जो है इसको ड्रॉ करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल रहा और ये जो है ये अपर पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, लेंथेनाइड, ये अपर पार्ट लेंथेनाइड। 1 मिनट, पेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लेंथा लेंथेनाइड बोलते हैं। और नीचे नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो पीरियड होता है इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्टिनाइड बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज जो है फ्रेंड्स, एक्टिनाइड सीरीज अगर ऐसा पूछा जाए ये जो है किस पीरियड में होता है, सॉरी किस ब्लॉक में होता है, ये 5F ब्लॉक बोल सकते हैं। और डीप में पूछा जाए तो इसको 5F बोल सकते हैं। और लेंथेनाइड जो है फ्रेंड्स ये F ब्लॉक में है, और ज़्यादा डीप में पूछा जाए तो 4F ब्लॉक बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात यह है कि एक्टिनाइड जो सीरीज जो है एलिमेंट का, ये किस एटॉमिक नंबर से लेकर के किस एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट को इसमें इस कैटेगरी में रखा गया है। इसमें फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 89 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक रखा गया है। इसमें भी 15 एलिमेंट है। और लेंथेनाइड में हमने देख लिया है 57 to 71, दोनों में 15 एलिमेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे चाल्कोजन के बारे में। चाल्कोजन क्या होता है? चाल्कोजन हम ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जो कि और बनाने में हेल्प करे। चाल्कोजन जो है जनरली ग्रुप 16 में जितना भी एलिमेंट होता है, ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम चाल्कोजन कहते हैं। इससे जनरली हम क्या बनाते हैं, और बनाते हैं, और फॉर्मिंग और फॉर्मेशन में ये हेल्प करने वाला होता है ये चाल्कोजन। अब हेलोजन तो देख लिए, ग्रुप 17 जो कि मेटल से रिएक्ट करके साल्ट बनाता है। और एक्टिनोइड भी हमने देख लिया, और लेंथेनोइड भी हमने देख लिया। ये दोनों तो एफ ब्लॉक का है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द डैश इज अ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कॉम्पिटिशन प्लेड इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा ट्रॉफी है या फिर कप है जो कि इंडिया में खेला जाता है और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कॉम्पिटिशन है? तो ये जो है फ्रेंड्स दुलीप ट्रॉफी है। तो इसका राइट आंसर दुलीप ट्रॉफी हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, महाराजा रंजीत सिंह जो ट्रॉफी है, रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये जो है ये किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है? तो ये जो है रिलेटेड है फ्रेंड्स हॉकी से, हॉकी से। मैजिशियन ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? मेजर ध्यानचंद को, ध्यानचंद, इसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को। और ध्यानचंद को फ्रेंड्स किस ईयर उसको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसको मेजर ध्यानचंद को 2014 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब फ्रेंड्स हमारा इसका तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट ट्रॉफी है बीसी रॉय ट्रॉफी। बीसी रॉय ट्रॉफी जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? बीसी रॉय ट्रॉफी जो रिलेटेड है फ्रेंड्स ये फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा बिगटन कप। बिगटन कप जो है फ्रेंड्स ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ये जो है बिगटन कप ये हॉकी से रिलेटेड है। तो हॉकी इज द राइट आंसर। इसका फ्रेंड्स दुलीप ट्रॉफी होगा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्रोमोजोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमोजोम जो होता है ये क्या होता है, क्रोमोजोम को जानने से पहले हम फ्रेंड्स जान लेते हैं इससे बड़ा जो यूनिट है। इससे बड़ा क्या है, क्रोमोजोम से बड़ा होता है सेल होता है। सेल होता है सेल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, सेल के अंदर हमारा होता है न्यूक्लियस होता है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये अराइज होता है, न्यूक्लियस जो होता है ये किस टाइप के सेल में पाया जाता है। सेल तो दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब हुआ प्रो मीन्स पुराना मतलब बैक्टीरिया वाला सेल। तो बैक्टीरिया वाला सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया में। और यूकैरियोटिक मतलब हुआ जो ह्यूमन सेल और प्लांट सेल। तो यूकैरियोटिक हम लोग का जो सेल है फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी का, ये यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आता है। तो ये सेल हम ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मिलता है क्रोमोजोम मिलता है, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स क्रोमोजोम है। आप स्पेलिंग यहाँ से आप इस पर सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका फ्रेंड्स याद रखने का एक ट्रिक है। ट्रिक ये है CNCDG। कलर चेंज कर लेते हैं, CNCDG मतलब C फॉर सेल। सेल के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, तो जी होता है। तो ट्रिक याद रखना है फ्रेंड, CNCDG। और फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं क्रोमोजोम के बारे में। क्रोमोजोम जो है, ये जो क्रोमोजोम है हमारा, ये स्पेशली किसका बना होता है। हमारा बॉडी में क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम जो जनरली जो बना होता है, ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन इक्वल टू क्रोमोजोम। ओके फ्रेंड्स, तो डीएनए में जो है फ्रेंड्स, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कौन करता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये हमारा डीएनए कैरी करता है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारे बॉडी में जो है कितना क्रोमोजोम है। ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोजोम है। ह्यूमन बॉडी में फ्रेंड्स 23 पेयर क्रोमोजोम है। अगर नंबर की बात करें तो ये हमारा हो जाता है 46 क्रोमोजोम है, जिसमें 46 क्रोमोजोम में 22 पेयर जो होता है, मतलब 44 जो होता है, ये हमारा होता है ऑटोजोम। AUTOSOME। ये ऑटोजोम होता है। और वन पेयर जो होता है, मतलब 2 पीसेस, ये हमारा होता है 6 क्रोमोजोम।
ये ऑटोजोम क्रोमोजोम, ये सेक्स क्रोमोजोम, ये हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्रोमोजोम जो होता है ये सेंट्रोमर के बेसिस पे ये कितने टाइप का होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स ये 4 टाइप्स के होता है क्रोमोजोम। ये 4 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर 1 2 3 और ये 4। अब फ्रेंड्स 4 जो होता है हम फ्रेंड्स चारों का हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। दूसरा क्या होता है सब मेटासेंट्रिक। तीसरा होता है आर्कोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और हमारा फोर्थ होता है ये होता है टेलोसेंट्रिक। अब फिर हम डिस्कस करते हैं मेटासेंट्रिक क्या होता है। मेटासेंट्रिक में जैसे कि हम फ्रेंड्स इमेज बनाते हैं एक क्रोमोजोम का, तो ये अगर बीच में अगर सेंट्रोमर को प्लेस करें जैसा कि ये हुआ यहाँ पे, ये अगर फ्रेंड्स सेंट्रोमर, ये सेंट्रोमर है फ्रेंड्स। सेंट्रोमर अगर फ्रेंड्स मिडिल में आए, मिड पोजीशन में आए तो इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। अगर एक केस यहाँ होता है कि ये जो है अगर मिडिल से अगर यहाँ आ जाए, मतलब मिडिल से थोड़ा सा और ऊपर, मतलब अबव मिडिल पार्ट, तो यहाँ अगर आ जाए सेंट्रोमर, ये सेंट्रोमर है फ्रेंड्स, तो इस वाले सिचुएशंस को हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और थर्ड वन जो है फ्रेंड हमारा, थर्ड केस क्या हो सकता है कि ये जो है सेंट्रोमर वो जो है वो नियर टू एंड रहे, मतलब जैसा कि यहाँ नियर टू एंड मतलब यहाँ पे रहे, यहाँ रहे और जो है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ही रहे उस साइड, वो आर्म जो है काफ़ी छोटा रहे। तो इस वाले सिचुएशन को इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट वन हमारा क्या है फ्रेंड्स, लास्ट वन हमारा है टेलोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसमें डायरेक्ट एंड पॉइंट पे ही रहता है सेंट्रोमर। तो जब एंड पॉइंट पे सेंट्रोमर रहे तो इसको हम बोलेंगे टेलोसेंट्रिक। तो ऐसे हमने देख लिया कि 4 टाइप्स का जो क्रोमोजोम जो होता है सेंट्रोमर के बेसिस पे ऐसा होता है, तो इसको टेलोसेंट्रिक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो है हमसे ये पूछा जा रहा था कौन सा जो है पार्ट नहीं है, इज नॉट, कौन जो है क्रोमोजोम का टाइप नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमर। इसका हमने डिस्कस कर लिया, इसका डिस्कस कर लिया, ये नहीं था, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द वर्ल्ड फेमस कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज वाज द फेस ऑफ द कलका बिंदादिन घराना ऑफ डैश। तो पंडित बिरजू महाराज जो है फ्रेंड्स ये किस स्टेट, किस सिटी से ये बिलोंग करते हैं। ये जो है यूपी के लखनऊ से ये बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स पंडित बिरजू महाराज जो है किस कौन सा जो है डांसर ये थे, ये जो है कथक डांसर थे। कथक इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली ऑफ फंडामेंटल राइट बट इन 1978
was made a legal right as per आर्टिकल 300A। कौन सा जो है पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में उसको फंडामेंटल राइट से उसको हटा करके उसको लीगल राइट का दर्जा दिया गया। ये राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अभी हटा दिया गया है। ये पहले आर्टिकल 19 में था, 19 का एफ में 19 में था और 31 में भी था, तो दोनों जगह से इसको हटा दिया गया है। अब फ्रेंड्स ये हम डिस्कस करते हैं, ये जो है किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। तो ये अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में ही हुआ था। एक्ट 1978। उसके बाद है फ्रेंड्स कि अभी जो है फ्रेंड्स कितना राइट है फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, इसको फ्रेंड्स हम आगे हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। और पहले 7 हो गया था, जब राइट टू प्रॉपर्टी को इंक्लूड किए थे तो 7 हो गया था, अभी जो है 6 है। तो ये हमको फ्रेंड्स याद रखना है। तो शॉर्ट में अगर हम डिस्कस कर ही लेते हैं अभी ही, तो पहला है फ्रेंड्स राइट टू इक्वलिटी। फंडामेंटल राइट्स में पहला क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी। इसका ट्रिक है EFE ई मतलब हुआ राइट टू इक्वलिटी, एफ मतलब हुआ राइट टू फ्रीडम, ये ई मतलब हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर मतलब हुआ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सी मतलब हुआ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और लास्ट ये आर मतलब हुआ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लास्ट आर मतलब क्या होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके फ्रेंड्स, हमने 6 फंडामेंटल राइट्स को देख लिया क्या क्या था। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6th को। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है, ये हमको बताना है। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं हमारा जो अर्थ है, अर्थ का हम लोग मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाला मिडिल पार्ट, ये जैसा कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये मिडिल पार्ट को इसको हम बोलते हैं कोर। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बीच का पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेंटल। और मेंटल के ऊपर अपर मेंटल वाले पार्ट में जो फ्रेंड्स है हमारा वो स्थित क्या है, वो हमारा प्लेट जो है 7 टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये स्थित है इसी में अपर मेंटल पे। तो कितना प्लेट स्थित है, तो 7 प्लेट टेक्टोनिक्स। ये वाला पार्ट को फ्रेंड हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि मेंटल के ऊपर का पार्ट होता है। अब फ्रेंड्स हमारा अर्थ पे जो है 7 प्लेट टेक्टोनिक्स है, तो हम 7 का, तो 7 का जो है फ्रेंड्स हम लोग एक बार नाम देख लेते हैं। पहला है अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट।
सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है यूरेशिया प्लेट, ये रसिया वाला पार्ट में स्थित है। थर्ड हमारा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद है साउथ अमेरिकन प्लेट, हमारा फिफ्थ में आता है पैसिफिक प्लेट, सिक्स्थ में आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हमारा जो इंडिया है इसी प्लेट में है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और हमारा लास्ट वन जो आता है ये है अफ्रीकन प्लेट। ओके फ्रेंड्स, इस सातों को फ्रेंड्स हम लोग को नाम जो है याद रखना है फ्रेंड्स। पैसिफिक पहला क्या था, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे सेवंथ क्वेश्चन को। इसमें क्या है, विच स्टेट इन इंडिया रिसीव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रांट्स एज पर द 2001 सेंसस। तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा जो है इमिग्रेंट आया, तो ये है महाराष्ट्र। जानते हैं मैक्सिमम लोग जो है बिहार और यूपी के, बिहार और यूपी के, ये बिहार यूपी को छोड़ करके जॉब के लिए ये महाराष्ट्र जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग 2001 का ये सेंसस था। अभी प्रेजेंटली अभी फ्रेंड्स 2011 के सेंसस पे एसएससी एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2011 के सेंसस से। तो हम भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं 2011 के सेंसस पे जो कि बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है 2011 का सेंसस जो है ये कौन सा एडिशन का था हमारा कंट्री का, तो ये 50th सेंसस था। और इसका फ्रेंड्स स्लोगन क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका स्लोगन था। उसके बाद फ्रेंड्स 2011 सेंसस, उसके बाद फ्रेंड्स 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा कंट्री का जो है लिटरेसी रेट मेल में क्या था, तो लिटरेसी रेट जो था मेल में वो था 82.14, लिटरेसी रेट मेल ये था हमारा 82.14%। और लिटरेसी रेट इन फीमेल रेट ये था हमारा 65.46%। अब फ्रेंड्स एसएससी जो है 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि हमारा जो कंट्री का जो 2011 में सेंसस जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस जो है लिटरेसी रेट का मेल और फीमेल का क्या है, तो डिफरेंस जो होगा फ्रेंड्स इससे इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा आता है 16.68%। ये है डिफरेंस लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल 16.68%। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दोनों का डिफरेंस कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये फ्रेंड्स हमको याद रखना है। और फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन हम जान लेते हैं, फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में सेंसस जो है किसके टाइम में हुआ था, उस टाइम में जो है हमारे कंट्री इंडिया का गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड मेयो थे।
लॉर्ड मेयो थे। ये कब हुआ था फर्स्ट टाइम? 1872 में फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इस टाइम में तैयार किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये हमको याद रखना है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये हुआ था। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज इन द नेपाल हिमालयाज। तो कौन सा रिवर है जो कि नेपाल से निकलती है? तो ये जो है गंडक है। तो गंडक ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ से जो है गोदावरी। गोदावरी जो है फ्रेंड्स, ये जो है साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है। इसको हम साउथ गंगा भी कहते हैं। साउथ गंगा ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो हमको गोदावरी बताना है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स चंबल। चंबल जो है ये किस जगह से, कौन सा रेंज से ये जो है निकलती है? ये जो निकलती है ये विंध्या रेंज से निकलती है। विंध्या, ये फ्रेंड्स एन है, VIN, विंध्या रेंज। कहाँ ये मध्य प्रदेश में है, MP में है। उसके बाद फ्रेंड्स नर्मदा। नर्मदा जो है ये कहाँ से निकलती है? ये जो है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक। अमरकंटक जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्थित है? अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, MP। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल कहाँ से निकलते हैं? विंध्या में। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। और फ्रेंड्स गोदावरी का भी हम जान लेते हैं। गोदावरी जो है फ्रेंड्स 3 अम्बक हिल से निकलती है, महाराष्ट्र से। कहाँ से? 3 अम्बक हिल, महाराष्ट्र। अब फ्रेंड समझ लीजिए महाराष्ट्र से निकलती है, 3 अम्बक हिल से निकलती है ये गोदावरी। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 9th नंबर के क्वेश्चंस को। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन 1879 इन महाराष्ट्र। तो 1879 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कौन जो है ऑर्गेनाइज किए थे आर्म्ड रेबिलियन को? ये थे वासुदेव बलवंत फाड़के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 10th नंबर के क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर वास्टली यूज्ड इन गन पाउडर ऑफ फायरवर्क्स। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि फायरवर्क्स में यूज किया जाता है? ये है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे, इसको फ्रेंड्स याद ही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्या है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट मेड ऑन 7 अगस्त 1905। प्रोक्लेमेशन मतलब हुआ फ्रेंड्स अनाउंसमेंट। मतलब ये जो कब घोषित किया गया कि जो है स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था फ्रेंड्स हमारे कंट्री में, वो कब हुआ था ये हमको बताना है। ये हुआ था 1905 में। ओके फ्रेंड्स, 1905 में हुआ था। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो इसका मतलब ये था कि हमारे कंट्री में जो भी इंडिया का नागरिक है, जो भी भारत का नागरिक है, तो उसको क्या करना है, स्वदेशी मतलब हमारे देश में जो भी सामान बन रहा है सिर्फ उसी का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। बाकी विदेशी सामान का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी गुड्स जितना भी है इसको हम यूज करेंगे और बहिष्कार करेंगे किसको, विदेशी सामान को। इसको यूज करें मतलब टिक कर दिए। और जो भी गवर्नमेंट स्कूल है ब्रिटिशर्स के द्वारा, गवर्नमेंट स्कूल है, कोर्ट्स है, और जो भी हॉस्पिटल है, इसका हम क्या करेंगे,
जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है इसका हम बहिष्कार करेंगे, मतलब बॉयकॉट करेंगे। तो ये था हमारा फ्रेंड्स स्वदेशी मूवमेंट। तो फ्रेंड्स स्वदेशी मूवमेंट को फ्रेंड्स एक और नाम से हम जानते हैं, इसको कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट बोलते हैं हम। उसके बाद फ्रेंड्स आईएनसी का जो मीटिंग हुआ था 1905 में, तो वो फ्रेंड्स किसके किसके प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था। तो आईएनसी मीटिंग हुआ था 1905 में, आईएनसी मीटिंग इन 1905। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट थे। और फ्रेंड्स हम जानते हैं 1905 में जो है बंगाल का जो है पार्टीशन भी हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, बंगाल का विभाजन हो गया था, जिसमें जो बंगाल है उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया था। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये जो मीटिंग जो अटेंड किए थे 1905 में, ये मेनली किस कारण से किए थे? ये किए थे इसलिए किए थे ताकि ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो हुआ था उस टाइम में, जो बंगाल को जो पार्टीशन जो कर दिया था, तो उसके विरुद्ध एक मूवमेंट चलाया गया था। तो उसको लेकर के आईएनसी का मीटिंग हुआ था। और नेक्स्ट स्वदेशी मूवमेंट जो है, स्वदेशी गुड्स को जो है इसको बढ़ चढ़ के हम लोग को पार्टिसिपेट करना है। मतलब जो खुद का भारत का जो सामान है वो हमारे द्वारा यूज किया जाए। इसमें सारे जनता को जो भी इंडिया में था, तो ये पूरा जो है मतलब देश में कोना कोना ये फैला देना है कि हम लोग जो भारतीय हैं वो हम अपना सामान ही यूज़ करेंगे, और अंग्रेज़ का कोई भी सामान या कोई भी उसका नौकरी या कोई भी उसका स्कूल का जो है हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, उसको बहिष्कार करेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि दादा भाई नौरोजी जो है कब जो है स्वराज का जो है डिमांड किए थे, किस ईयर में? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम दादा भाई नौरोजी ये स्वराज की डिमांड किए थे, डिमांडेड स्वराज इन विच ईयर? ये स्वराज का डिमांड किए थे 1906 में डिमांड किए थे। स्वराज मतलब सेल्फ रूल हमको चाहिए, और ब्रिटिश का कोई भी हमको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। हम लोग का हमारा कंट्री है, हमको हमारा कंट्री चाहिए, और सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी हम खुद करेंगे। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1906 में। इसमें जो है दादा भाई नौरोजी का कहना था कि हम स्वराज लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? पैसिवली लेंगे, मतलब एकदम शांत माहौल होकर के हम लोग लेंगे, और कोई भी हम लोग जो है मतलब हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसक रूप से हम जो है स्वराज को हम प्राप्त करेंगे। यही हमारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड है। ये दादा भाई नौरोजी का कहना था 1906 में। ओके फ्रेंड्स, जो मीटिंग हुआ था इसमें यही डिमांड किए थे। अब हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? कार्बन को कौन एलोट्रॉप नहीं है? तो कौन कौन एलोट्रॉप है ये जान लेते हैं। ग्रेफाइट है, लेंस डेलाइट, ये फ्रेंड्स ये कार्बन का एलोट्रॉप है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको हम हेक्सागोनल डायमंड बोलते हैं, हेक्सागोनल डायमंड। डायमंड जितना भी है फ्रेंड्स वो सारा क्या होता है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है। तो इस वजह से लेंस डेलाइट भी आ गया इस कैटेगरी में, डायमंड भी आ गया,
एक होता है फ्रेंड्स फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये भी जो है कार्बन का एलोट्रॉप है। एक होता है ग्राफीन, ग्राफीन भी कार्बन का एलोट्रॉप है। कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये 5 फ्रेंड्स कार्बन का एलोट्रॉप है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 13th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय डैश। तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज हो, उनको जो है हम हटा सकते हैं एक ही प्रोसेस से। उसका मतलब वो प्रोसेस है स्पेशल मेजोरिटी। इसके थ्रू जो है हम सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जज को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कौन सा गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है कि यूनियन गवर्नमेंट में है? ये यूनियन गवर्नमेंट में है। और यूनियन गवर्नमेंट जो है किस पार्ट में है, ये पार्ट 5 में है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है हमारा पार्ट 5 में इसके बारे में मतलब जिक्र किया हुआ है। और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन जो है किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, ये आर्टिकल नंबर 124 टू आर्टिकल नंबर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147, ये हो गया फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में कितना जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, नंबर ऑफ जजेस कितना है? अभी फ्रेंड्स 34 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में। नंबर ऑफ जजेस इन एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो ये 34 जजेस है। जिसमें एक जो है हमारा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिसको हम शॉर्ट में CJI बोलते हैं। और एक जो है और 33 जो है नॉर्मल जज हैं। और फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन ये राइज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको CJI बोलते हैं शॉर्ट में, इसका जो है अपॉइंटमेंट ये कौन करते हैं? ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट का काम जहां भी आपको दिखे फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको टिक कर देना है प्रेसिडेंट, क्योंकि मैक्सिमम का जो होता है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा ही किए जाते हैं। और फ्रेंड्स CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं? ये रिजाइनेशन जो देते हैं CJI, ये भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। रिजाइनेशन गिवन टू प्रेसिडेंट, गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब CJI जो है अपना रिजाइनेशन देंगे, किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। अगर फ्रेंड्स मतलब जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे कंट्री का, CJI जो है हमारे कंट्री का, उसको जो है ओथ कौन दिलाता है? तो ओथ जो एडमिनिस्टर करेगा वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाएगा। ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। उसका फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जैसे कि 34 जजेस है, तो जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो होता है रिटायरमेंट एज, वो कितने साल में वो रिटायर करते हैं? तो ये है 65 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का जज का रिटायरमेंट एज कितना है? 65 ईयर्स। ये फ्रेंड हमको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है?
स्टेट गवर्नमेंट है आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। तो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट, लेकिन ये जो है फ्रेंड्स ये आर्टिकल 214 से लेके 231 तक है। ओके फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का जो जज जो होता है फ्रेंड्स, इसको कौन अपॉइंट करता है? तो ये कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट का काम आ रहा है, तो अगेन प्रेसिडेंट ही करेंगे। हाई कोर्ट जज HC जज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है हाई कोर्ट का जो जज है, इसको फ्रेंड्स ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाता है गवर्नर दिलाता है। ओथ कौन दिलाता है? अब फ्रेंड्स शॉर्ट में चलते हैं। ओथ दिलाने का काम गवर्नर का है। ये फ्रेंड्स याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज में प्रेसिडेंट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज को जो ओथ दिलाता है वो प्रेसिडेंट दिलाता है, लेकिन हाई कोर्ट का जज को ओथ कौन दिलाता है? ये गवर्नर दिलाता है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये पॉइंट है, हाई कोर्ट का जज जो है, SC का जो जज है, ये रिजाइनेशन किसको देंगे? ये रिजाइनेशन देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। उसका फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये रह जाता है, हाई कोर्ट का जो जज है ये इसका रिटायरमेंट एज क्या है? ये इसका रिटायरमेंट एज फ्रेंड्स आपको लगेगा कि 65 सुप्रीम कोर्ट का जज का है, तो इसका भी जो होगा 65 होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। इसका रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है। रिटायरमेंट एज कितना है? 62 ईयर्स है। 62 ईयर्स है। वहीं अगर SC का बात करें, सुप्रीम कोर्ट का बात करें, तो इसका कितना है? 65 ईयर्स है। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 ईयर्स SC जज रिटायरमेंट एज। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन। महादेव गोविंद रानाडे वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द डैश। तो ये किस चीज़ से ये रिलेटेड है, ये हमको बताना है। गोविंद रानाडे ये जो है रिलेटेड है प्रार्थना समाज से, तो प्रार्थना समाज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, प्रार्थना समाज के जो है फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर ये थे आत्मा राम पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड को याद रखना है। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट 15th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एज ऑफ मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कौन सा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? कुतुब मीनार दिल्ली ये है, रेड फोर्ट दिल्ली में है ये भी है, आगरा फोर्ट आगरा ये भी है। तो कौन सा नहीं है? चार मीनार जो कि हैदराबाद में है ये नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अभी हमारे कंट्री में जो है कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है जो कि स्थित है, ये जो है 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे कंट्री में अभी स्थित है, जिसमें 32 क्या है? कल्चरल है, 7 क्या है? नेचुरल है, और 1 क्या है? मिक्स्ड है। ये हुआ हमारा कल्चरल 32, ये हुआ हमारा नेचुरल, ये हुआ हमारा मिक्स्ड। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 16th क्वेश्चन को। इसमें क्या है? हाउ मच टाइम वाज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, संविधान बनाने में कितना टाइम लगा? ये लगा 2 years 11 months and 17 days।
ये लगा 2 साल 11 महीने 17 दिन। तो हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था फ्रेंड्स, उसका पहला मीटिंग कब हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और फ्रेंड्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन कर तैयार हुआ कब? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 में। इसमें से मतलब इस दिन फर्स्ट मीटिंग हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर, और इस दिन तैयार हो गया। इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 ईयर्स मिलेगा, 11 मंथ्स मिलेगा, 17 डेज मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ओके, 26 नवंबर को हमारे कंट्री इंडिया में क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लागू कब किया गया हमारे कंट्री में? वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। मतलब इस दिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया पूरा कंट्री में। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 17th क्वेश्चन को। इसमें क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश? तो अर्थ का कितना परसेंट, अर्थ वाटर कितना परसेंट जो है वो फ्रेश है? ये जो है 2.7% जो है फ्रेश है। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा हमको 97.3। इतना परसेंटेज जो है ये जो है ओशियन वाटर है, जिसको हम सलाइन वाटर भी बोलते हैं। ओशियन वाटर बोले या सलाइन वाटर बोले। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? द पैरालंपिक्स विंटर गेम्स 2022 वाज होस्टेड बाय। तो 2022 में जो पैरालंपिक विंटर गेम हुआ ये किस कंट्री में हुआ? ये हुआ चाइना में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे 19th क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द रनर अप इन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022? हम जानते हैं फ्रेंड्स आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच। इसमें जीता कौन था? ये ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये जीत गया और हमारा कंट्री जो फ्रेंड्स इसमें हार गया। तो ये रनर अप इसलिए इसको बोलेंगे। तो कौन सा रनर अप था? तो वो हमारा कंट्री इंडिया ही होगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम है जो कि इंडियन आईसीसी वुमेन्स इंडिया को जो है इंडिया जो है फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम है जो कि फाइनल में पहुंचा, और वो भी 2020 में पहुंचा था T20 वर्ल्ड कप में। तो अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 20th क्वेश्चन को। इसमें क्या है? यहाँ फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन और यहाँ पे अराइज होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, अभी एशिया कप जो हुआ है तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था UAE में। और एशिया कप को कौन जीता अभी? ये श्रीलंका जीता। हारा कौन था? ये जीता। हारा कौन था? पाकिस्तान जो है ये रनर अप था, ये मतलब ये हार गया। उसके बाद अभी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। मेंस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। इसको जीता कौन? इसको जीता अभी इंग्लैंड जीता। हारा कौन? अगेन इसमें पाकिस्तान हार गया। ये फ्रेंड्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हमको फ्रेंड्स याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 20th क्वेश्चन को। 20th क्वेश्चन में क्या है हमारा? द decommissioned Havelock Bridge has been built over which of the following rivers? ये जो है इसको शॉर्ट में हैवलॉक ब्रिज बोलते हैं। ये किस नदी पे बनाया गया है? ये गोदावरी नदी पे बनाया गया है।
जिसको हम गोदावरी रिवर को हम क्या बोलते हैं, साउथ गंगा बोलते हैं। और ये किस स्टेट में है, हैवलॉक ब्रिज, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। अब हम डिस्कस करेंगे 21st क्वेश्चन को। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ विंबलडन वुमेन ओपन डिड नॉट अलाउ प्लेयर्स ऑफ 2 countries to compete in the Wimbledon 2022. One of them was Russia. Which was the other country? तो अभी विंबलडन 2020 हुआ था, तो इसमें 2 कंट्री को नहीं दिया गया खेलने। तो ये जो है पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, एक था रसिया, दूसरा कौन था, बेलारूस था। तो बेलारूस इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बेलारूस का हम कैपिटल जान लेते हैं। क्या है कैपिटल, ये है मिन्स्क। ये जो है फ्रेंड्स इंग्लैंड का है। ये इंग्लैंड में इसका ऑर्गेनाइज किया गया विंबलडन 2022 को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू साइन सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश। तो ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जो कि अलायंस किया ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये है हैदराबाद। तो हैदराबाद द्वारा कब जो है अलायंस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ये किया गया था 1798 में, इन 1798 में। तो इस टाइम में जो है, इस टाइम में जो हैदराबाद था उसके निज़ाम कौन थे, निज़ाम मतलब किंग, तो इसके निज़ाम थे निज़ाम अली खान। ओके फ्रेंड्स, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन है। इसमें क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी शेप और फॉर्म। तो कौन सा जो है, इसका कहना ये है फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी को जो है किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि अनटचेबिलिटी जो है नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 17 में दिया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम देखे हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितना है, FR। फंडामेंटल राइट्स हमारे कंट्री में अभी कितना है, प्रेजेंट टाइम में अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहला है, इसको हम ट्रिक के हेल्प से याद करेंगे, EFE RCR। ये फ्रेंड्स याद रखना है, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है पूरी तरह से याद हो जाएगा। ई मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ये ई मतलब राइट टू इक्वालिटी हुआ। यहाँ पे एफ है, ये एफ मतलब क्या होगा, ये एफ मतलब होगा राइट टू फ्रीडम, राइट टू समझ ले, और यहाँ पर ओनली हम लिखेंगे फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हो गया। उसके बाद ये ई मतलब क्या होगा, ये ई मतलब होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ई अब तो हम लोग डिस्कस कर लिए। ई, ये एफ, ये अब तो डिस्कस कर लिया। ये ई है, इसका मतलब होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट नेक्स्ट है हमारा आर मतलब होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब है सी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट्स। लास्ट में हमारा है आर, इसका मतलब होगा
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू स्पेस नहीं है, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम बताते हैं। तो ये 6 जो है अभी फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में। अभी फ्रेंड्स हम क्या सब देखें, एक ई देखें, एक एफ देखें, एक ई देखें, एक आर और फिर सी और फिर आर। ये राइट टू इक्वलिटी जो है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 14 से 18 तक ये जो है वर्णित किया गया है, इसमें इसके बारे में बताया गया है। और राइट टू फ्रीडम जो है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 2022 तक इसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसके बाद ई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24 तक इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स आर, ये आर मतलब क्या हुआ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28। और हमारा सी, ये सी मतलब हुआ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये जो है आर्टिकल नंबर 29 और 30 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। और ये हमारा आर, ये आर मतलब हुआ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 32 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, 32 से 35। ओके, अब फ्रेंड्स हम देख लिए हैं कि जो है अनटचेबिलिटी वाला जो मैटर जो होता है, मतलब जो भी जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ कास्ट को जो है हमारे जो सोसाइटी है उस कास्ट को जो है मतलब नीची निगाह से देखा जाता है, तो उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, उसको घर के अंदर भी एंट्री नहीं दिया जाता है कुछ अपर कास्ट के द्वारा। तो ये जो अनटचेबिलिटी जो फैला हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका जो है तो ये किस कैटेगरी में आएगा। तो ये जो हो रहा है मतलब हमारा सोसाइटी में जो अन्याय जो हो रहा है लोअर कास्ट के साथ, ये जो है किस कैटेगरी में आएगा, फ्रीडम में तो नहीं आएगा। तो ये फ्रीडम था, ये एक्सप्लॉयटेशन में भी तो ये नहीं आता, तो ये सब ऐसे कट कर लिया। एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं आता, ये क्या है, रिलीजन में भी कैटेगरी में भी ये नहीं आता। ये क्या है, सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें भी नहीं आता। ये क्या है, आर मतलब हुआ राइट अगेंस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान में हम सुधार कर सकते हैं, तो इसमें भी नहीं आता। ये अनटचेबिलिटी जो मैटर जो है फ्रेंड्स, इसमें हम सभी कास्ट को जो हम एकता के सभी कास्ट को जो है फ्रेंड हम इक्वल लॉ रहेगा, इक्वल उसको ट्रीट किया जाएगा सोसाइटी में, हर फील्ड में उसको इक्वल चांस दिया जाएगा, चाहे जॉब का हो या फिर कोई भी सेक्टर का हो। तो ये एजुकेशन इक्वलिटी वाला ये मैटर है फ्रेंड्स। तो हर व्यक्ति जो है इक्वल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के सामने, तो वो कोई भी कास्ट हो। तो फ्रेंड्स तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब इक्वलिटी जैसे ही आया तो हमको समझना है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर वो 18 के बीच में कहीं आएगा। तो 18 में तो 14 से लेकर 18 में, तो अब ऑप्शन को अगर हम फ्रेंड लोग चेक करें तो 14 से 18 जो है किसी दो ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, एक हमारा 18, एक है हमारा 17। तो आर्टिकल 18 में जो है फ्रेंड्स हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल है। अगर किसी को भारत रत्न मिला है तो वो जो है अपना गेट के आगे भारत रत्न वो लिखा करके नहीं सबको दिखा सकता है, तो वो एक ऑनर है, तो ऑनर की तरह जो है उसको रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 17 में जो है फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अनटचेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, अनटचेबिलिटी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 19 और 20 को भी हम देख ही लेते हैं। आर्टिकल 19 में जो है कितना राइट है, आर्टिकल 19 में जो है फ्रेंड्स 6 राइट है।
6 राइट है। और ये थोड़ा सा फ्रेंड्स आर्टिकल 19 जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको फिर भी फ्रेंड्स इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए तो ए में क्या है, आर्टिकल 19 ए में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 बी, आर्टिकल 19 बी क्या कहता है फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मतलब समझे फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग 19 ए के अकॉर्डिंग मीडिया को जो है ये पावर मिला है, या कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो भावना को जो है वो प्रस्तुत कर सकता है सबके समक्ष। तो इसी के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। और मीडिया भी जो फ्रेंड्स किसी के अकॉर्डिंग कोई पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में या फिर उसके लिए जो है कुछ जो भी हमारे कंट्री में कोई मुद्दा जो होता है उसको जो है न्यूज़पेपर के थ्रू किसी भी पार्टी से वो पूछ सकता है। वो इसी का पार्ट है फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 ए का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 19 बी के अकॉर्डिंग जो है हम कहीं भी शांतिपूर्वक हम फ्रेंड्स एकत्रित होकर के हम जो है धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। मतलब राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये हो गया, बी हो गया। अब हम सी को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 सी, आर्टिकल 19 सी क्या कहता है, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। कोई भी हम एसोसिएशन बना सकते हैं या फिर यूनियन बना सकते हैं। आर्टिकल 19 डी, आर्टिकल 19 डी क्या कहता है फ्रेंड्स, इसके थ्रू फ्रेंड्स हम कंट्री का जो हमारा कंट्री है इंडिया, इस कंट्री का कोई भी पार्ट में हम जा करके घूम सकते हैं और रह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब अगर जैसा कि देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार के लोगों को जो है मुंबई में मतलब नहीं पहले रहने दिया जाता था। अभी तो सब मैक्सिमम को लॉ पता है तो अब रहने दे देता है, तो पहले भगा दिया जाता था। अगर फ्रेंड्स अगर अभी भी अगर कोई मान लीजिए करेगा तो वो आर्टिकल 19 डी के बारे में अगर बता दे तो वो जो है वो शांत हो जाएगा, वो जो है वो बोलेगा कि नहीं आप जो है रह सकते हैं। जिसको फ्रेंड्स आर्टिकल 19 डी है तो वो आप बता दे, कोई भी कंट्री में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्टेट में रह सकता है, कोई मना नहीं कर सकता है। अगर ये मना कर रहा है तो आप डायरेक्ट आप फ्रेंड्स कोर्ट जा सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आर्टिकल 19 ई देखते हैं। आर्टिकल 19 ई में क्या है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी जो है सेटल हो सकते हैं हम अपना कंट्री इंडिया में। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट है एफ में क्या 19 एफ में
19F में क्या डिस्कस किया गया है? इसमें ये डिस्कस किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस जो है कर सकता है, कोई भी धंधा कर सकता है। 19F में ये कहा गया है टू प्रैक्टिस, कोई व्यक्ति अगर चाह रहा है कि मछली का व्यापारी करे तो वो कर सकता है। कोई चाह रहा है कि एग्रीकल्चर वाला वर्क करे तो वो कर सकता है। अगर किसी को जो है अगर कोई व्यक्ति है वो अगर नाई का काम करना चाहता है तो वो व्यक्ति कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई सा भी प्रोफेशन मतलब धंधा जो है कर सकता है। तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। बस फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 में 6 राइट था। इस 6 राइट को हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड्स हम जो है आर्टिकल 20 को देख लेते हैं। आर्टिकल 20 को में क्या कहता है? आर्टिकल 20 में ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर उस पर केस हो गया है तो वो खुद को जो है प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब आर्टिकल 20 में ये कहा गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कोई भी क्राइम हुआ, अपराध हुआ है और कोई केस करेगा तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर केस कर रहा है, मेरे ही खिलाफ अगर कोई केस कर रहा है तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 20 में। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 24th क्वेश्चंस को। इसमें क्या है फ्रेंड्स? इसमें यह है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो कौन सा बुक नहीं लिखा गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा? रोड कौन कौन लिखा गया ये हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। रोड टू मसूरी लिखा गया है, द रूम ऑन द रूफ ये भी लिखा गया है, द ब्लू अम्ब्रेला ये भी लिखा गया है। तो ये फ्रेंड्स नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। इसमें वैलेंसी ऑफ बोरोन क्या होगा ये हमको बताना है। बोरोन का क्या होता है फ्रेंड्स? 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन नो फ्रेंड्स, इसका तो 5 ही होता है। बोरोन का जो है 5 होता है, 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 3 हुआ। 3 जो है इसका इसलिए क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।